जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 10वीं के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बातें करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। उसके बाद अभिकारक एवं उत्पाद। तो अभिकारक उसे कहते हैं ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे उसे अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे उत्पाद कहा जाता है। यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारक भाग लेते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण तो भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। इसमें अभिकारक भाग लेते हैं और इसके पश्चात उत्पाद का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ये 4 निम्नलिखित प्रेक्षण हो सकते हैं। जैसे अवस्था में परिवर्तन, उसके अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। यदि ठोस है तो द्रव या गैस में परिवर्तन हो सकता है। रंग में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात रंग में भी परिवर्तन हो सकती है। आगे है तापमान में परिवर्तन, उसके तापमान में भी परिवर्तन आ सकती है। गैस का उत्सर्जन, गैस का भी उत्सर्जन हो सकता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात ये 4 उत्सर्जन हो सकता है। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन, ये चारों प्रेक्षण हो सकते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं, जैसे ठोस, द्रव या गैस। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां हैं जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, इसको प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले इसे शब्द समीकरण में लिखना सुविधाजनक होता है। इसमें शब्द समीकरण में जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल 2 अभिकारक हैं और उसके पश्चात इसमें 2 उत्पाद जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। इसे सबसे पहले हम लोग शब्द समीकरण के रूप में दर्शाए हैं। इसमें अभिकारक जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल है और इसमें उत्पाद जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन है। अभिकारक को लेफ्ट हैंड साइड से दिखाते हैं और उत्पाद को राइट हैंड साइड की तरफ दिखाते हैं और इसके बीच में ये जो तीर का निशान है इससे हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अब आगे इसको हम लोग रासायनिक समीकरण के रूप में दर्शाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया को शब्द समीकरण में लिखने के बाद रासायनिक समीकरण में लिखने में आसानी होती है। जैसे शब्द समीकरण में जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल 2 अभिकारक हैं तो इसे रासायनिक समीकरण में हम लोग रासायनिक सूत्र के रूप में लिखेंगे, जैसे जिंक का Zn और सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की तरफ दर्शाएंगे और उसके बाद उत्पाद को हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ दर्शाएंगे। जैसे इसमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन का निर्माण हुआ है तो जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र ZnSO4 होता है और हाइड्रोजन का H2 होता है। अब इस जो तीर का निशान है ये हमें प्रदर्शित करता है कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब हम लोग देख सकते हैं कि शब्द समीकरण के बाद रासायनिक समीकरण में प्रदर्शित करना कितना आसान होता है। इसीलिए हम लोग को सबसे पहले शब्द समीकरण को समझना जरूरी है और उसके बाद हम लोग रासायनिक समीकरण को समझेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश, इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात जो उत्पाद का निर्माण होगा प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को चरणबद्ध संतुलित करना अर्थात हीट एंड ट्रायल मेथड से संतुलित किया जाता है। इसे हम चरणबद्ध तरीके से संतुलित करते हैं। पहला चरण, रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। हम रासायनिक समीकरण को लिख के उसके चारों ओर बॉक्स बना लेंगे। संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। अब हम चरण 2 की ओर बढ़ते हैं। चरण 2, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या को नोट कीजिए। अब हम यहाँ नोट करेंगे तो इसमें फेरस, अभिकारक में फेरस 1 है और उत्पाद में फेरस 3 है। हम लोग देख सकते हैं फेरस यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है। आगे हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। अभिकारक और उत्पाद दोनों में हाइड्रोजन 2 ही है। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है। यहाँ पर गलत दर्शाया गया है, यहाँ ऑक्सीजन 4 होगा और फेरस
3 होगा। तीसरा चरण, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को अभिकारक या उत्पाद के साइड उचित गुणांक लगाकर संतुलित करेंगे। अधिक परमाणु वाले तत्व, जैसे इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सबसे अधिक ऑक्सीजन की परमाणु संख्या उत्पाद में 4 है, इसलिए अभिकारक में भी हमें 4 का गुणांक लगाकर इसे संतुलित करना होगा। अब हम देख रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन में भी गुणांक लग गया है, तो हाइड्रोजन 8 हो गया है, इसीलिए अब हम हाइड्रोजन में भी इसमें 4 का गुणांक लगाएंगे यहाँ पर। और आगे हम लोग देख रहे हैं ये जो फेरस है इसमें 3 है और इसमें 1 है, इसमें 1 है और इसमें 3 है। तो अब हम इसको संतुलित करने के लिए अभिकारक में 3 का गुणांक लगाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि अभिकारक में फेरस 3 है और उत्पाद में भी फेरस 3 है, और यहाँ पर गुणांक लगाने से ऑक्सीजन 4 हो गया है और यहाँ उत्पाद में भी ऑक्सीजन 4 है। गुणांक लगाने से अभिकारक में हाइड्रोजन 8 हो गया है और यहाँ पर उत्पाद में 4 का गुणांक लगाने से हाइड्रोजन 8 हो गया है। अब सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक के दोनों ओर समान है। अब हम देख सकते हैं कि सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक के दोनों ओर समान है, उत्पाद में भी और अभिकारक में, आप देख सकते हैं। पांचवा चरण, अभिकारक एवं उत्पादों को भौतिक अवस्था में लिखना। ठोस को S सॉलिड से दर्शाएंगे, द्रव को L लिक्विड से दर्शाएंगे, गैस को G गैसीय से दर्शाएंगे, जलीय विलयन को AQ से प्रदर्शित करेंगे। इसमें फेरस आयरन, इसमें फेरस जो है सॉलिड रूप में है और हमारा जो जलीय विलयन हाइड्रोजन है ये गैसीय रूप में है, और ये Fe3O4 होगा यहाँ पर, ये हमारा सॉलिड रूप में है, और हाइड्रोजन गैस हमारा गैसीय रूप में है, इसलिए G से दर्शाएंगे। आगे हमारा छठा चरण है, कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान, ये जो यहाँ पर तीर का निशान है इसके ऊपर या नीचे हम लोग लिख सकते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः 5 प्रकार की होती है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। इसमें पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया और पांचवा है उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया। पहला है संयोजन अभिक्रिया। इसमें हम लोग देखेंगे कि इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, जिसमें A और B 2 अभिकारक हैं जो एकल उत्पाद C का निर्माण कर रहे हैं। इसके उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे पहला कोयले का दहन, इसमें कार्बन कोयला है और ऑक्सीजन के साथ ये दहन होगा जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। आगे है जल का निर्माण, इसमें H2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन ऑक्साइड जल का निर्माण करते हैं। इसमें ये तीर का निशान होगा यहाँ पर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर हाइड्रोजन ऑक्साइड जल का निर्माण करते हैं। और तीसरा हमारा है CaO कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके CaO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना का निर्माण करते हैं। CaO बिना बुझा हुआ चूना है जो जल से मिलने के बाद बुझा हुआ चूना बन जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का एक प्रकार है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, इसमें CH4 मीथेन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊष्मा का निर्माण करता है। इसमें ऊष्मा का भी निर्माण हो रहा है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। आगे हमारा फिर है श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे C6H12O6 ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊष्मा का निर्माण होता है। इसमें भी ऊष्मा का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसे भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ये हमारे 2 ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, इसलिए इसे याद रखें। रासायनिक अभिक्रिया का हमारा दूसरा प्रकार है वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। इसमें A एक एकल अभिकर्मक है जो किसी भी परिस्थिति यानी ताप, दाब या किसी प्रेरक के साथ अभिक्रिया करके 2 एकल अभिकर्मक में टूट जाते हैं। B और C में यहाँ हमारा A एकल अभिकर्मक है और ये 2 उत्पाद में टूट गए हैं। वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार है। इसमें पहला है उष्म वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में ऊष्मा द्वारा वियोजन किया जाता है, इसे उष्म वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका पहला उदाहरण है फेरस सल्फेट जो हरे रंग का होता है। ऊष्मा के साथ जब वियोजन किया जाता है तो फेरस ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है, यानी एकल अभिकर्मक 3 उत्पाद में टूट जाते हैं। इसे उष्म वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा हमारा है चूना पत्थर CaCO3 ऊष्मा के साथ अभिक्रिया करके 2 उत्पाद CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में
टूट जाते हैं। इसे भी उष्म वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि ये भी ऊष्मा के साथ वियोजन किया जाता है। वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, विद्युत धारा प्रवाहित करके किए जाने वाले वियोजन अभिक्रिया को वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन डाइऑक्साइड जल को विद्युत धारा प्रवाहित करके वियोजन किया जाता है तो दो उत्पाद में टूट जाते हैं। ये हमारा जल अभिकर्मक है और ये दो उत्पाद हैं। विद्युत धारा के साथ वियोजन किया जाता है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। जल जो एक एकल अभिकर्मक है, इसको दो उत्पाद में तोड़ने के लिए विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। इसके लिए एक हम लोग प्लास्टिक का मग लेते हैं, इसमें दो एक प्रणाली डालते हैं जिसमें ग्रेफाइट का दो रोड देते हैं और इसे एनोड और कैथोड के द्वारा 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। इसमें एक स्विच लगा देते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, और जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो जो जल है वो दो उत्पाद में टूट जाता है। एकल अभिकर्मक दो उत्पाद में टूट जाता है, जो हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाते हैं। इसी को वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तीसरा हमारा है प्रकाश से वियोजन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन अभिक्रिया है। इसमें हम लोग उदाहरण के तौर पर सिल्वर क्लोराइड को लेंगे, जिसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन कराएंगे, जो सिल्वर और क्लोरीन के रूप में टूट जाएगा। ये एकल अभिकर्मक को हम लोग दो उत्पाद में तोड़ रहे हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। दूसरा हमारा है AgBr, हमारा सिल्वर ब्रोमाइड, जिसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग Ag सिल्वर और ब्रोमाइड Br2 में तोड़ रहे हैं। ये हमारा एकल अभिकर्मक है और ये हमारे दो उत्पाद हैं। प्रकाश से वियोजन अभिक्रिया का उपयोग हम लोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में करते हैं। इसका यह उपयोग है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अभिकर्मकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। इसलिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का हमारा तीसरा प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके वियोगिक से विस्थापित कर देता है, जैसा ये उदाहरण में दिखाया गया है। इसमें जो फेरस है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और उसके स्थान पर खुद आके बैठ जाता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो फेरस है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके खुद आके बैठ गया है। तो इसे क्रियाकलाप द्वारा दिखाया जा सकता है। इसमें एक प्रणाली लेंगे, उसमें एक कॉपर सल्फेट का विलयन देंगे प्रणाली में, और धागे से हम लोग लोहे की कील को टांग देंगे। तब हम लोग देखते हैं कि लोहे की कील पर भूरे रंग के कॉपर का परत जम जाता है और CuSO4 के नीले रंग का विलयन का रंग हरा हो जाता है। FeSO4 के निर्माण के कारण, फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण कॉपर सल्फेट के नीले रंग का विलयन हरा हो जाता है। आगे हमारा दूसरा एक उदाहरण है Zn। जिंक को जब CuSO4 के विलयन में मिलाया जाता है तो ZnSO4 और Cu का निर्माण होता है। इसमें जिंक कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर दे रहा है। इसमें हमारा जिंक जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है और यहाँ पर फेरस जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। रासायनिक अभिक्रिया के हमारे चौथे प्रकार हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। इसमें सोडियम सल्फेट Na2SO2, बेरियम क्लोराइड BaCl2 दो अभिकारक हैं जो अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट BaSO4 और NaCl सोडियम क्लोराइड का दो उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसमें Na2SO4 और BaCl2 के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। इसमें NaCl के साथ चल जाता है, SO2 Ba के साथ चल जाता है। इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आगे हमारा है बेरियम सल्फेट के BaSO4 के सफेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है इसमें ये बेरियम सल्फेट जो है ये एक सफेद अविलेय यानी पानी में नहीं घुलने वाला ठोस पदार्थ है, ये एक अवक्षेप है, इसका निर्माण होता है, इसीलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का हमारा पांचवा प्रकार है उपचयन एवं अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले उपचयन को समझते हैं। तो पहला इसके दो कारक हो सकते हैं, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती हो या फिर जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता हो। यानी रासायनिक अभिक्रिया में यदि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा हो तो इसे उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। उपचयन अभिक्रिया जैसे इसमें CO2 के साथ अभिक्रिया करके CO2 यानी C में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, और इसमें CO2 के साथ अभिक्रिया करके CuO इसमें भी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। CuOH2 के साथ अभिक्रिया करके H2O इसमें भी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसीलिए इसे उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। आगे हमारा है अपचयन। तो अपचयन जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो या
हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो उसे अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे CuO जब H2 के साथ अभिक्रिया करता है, यह अभिक्रिया ऊष्मा की उपस्थिति में किया जाता है तो Cu और H2O का निर्माण होता है। इसमें Cu में ऑक्सीजन की ह्रास हो रही है लेकिन इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि Cu में अपचयन हो रहा है, क्योंकि Cu में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। यहाँ से ऑक्सीजन था, यहाँ पर गायब हो गया। लेकिन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर आ गया, तो इसमें उपचयन हो रहा है, जबकि Cu में अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर उपचयन अपचयन दोनों अभिक्रियाएं क्रमशः हो रही है। तो हम लोग कहेंगे कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे हो तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर से अपचयित हो रहा है और हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनता है इस अभिक्रिया में। तो इस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है, इसलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। दैनिक जीवन में इसके दो प्रभाव है, संक्षारण और विकृत गंधिता। तो उपचयन कब होता है? जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है। तो जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर या संक्षारित हो जाती है, इसे संक्षारण कहते हैं। ये लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना संक्षारण का उदाहरण है। इसे हम लोग दूर करेंगे कैसे? यशद लेपन, विद्युत लेपन, पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। संक्षारण में मेनली ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है जिसे उपचयन कहते हैं। तो उपचयन के कारण संक्षारण होता है और विकृत गंधिता भी उपचयन के कारण ही होता है। तो विकृत गंधिता में क्या होता है? तो वसायुक्त और तेल खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है। जो वसायुक्त तेल खाद्य सामग्री है वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिसके कारण विकृत गंधित हो जाती है, उनका स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। तो इसका रोकने के लिए उपाय के लिए हम लोग प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीकारक का उपयोग करते हैं, प्रति ऑक्सीकारक, उसके विरुद्ध कार्य करने वाला ऑक्सीकारक। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री को रखकर, वायुरोधी जहाँ पर वायु की कमी हो यानी ऑक्सीजन की कमी हो उसका उपयोग करेंगे। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का भी उपयोग कर सकते हैं हम लोग, शीतलन के द्वारा भी कर सकते हैं। और जैसा कि चिप्स की थैली है उसमें नाइट्रोजन का गैस भरा जाता है ऑक्सीजन को हटाने के लिए या उपचयन से बचाने के लिए। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। और आगे हम लोग जो प्रश्नावली का ही है वो हम लोग अगले वीडियो में जरूर देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल पर। अगर आप नए हो तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले